बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बेसिक ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स, डिनोमिनेट बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए आज हम उसके डिनोमिनेटर्स के साथ डील करेंगे कि हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो क्या होने हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारा शेयर कैपिटल होता है इसमें इंक्रीज आता रहता है। इंक्रीज किस वजह से आता है कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर न्यू शेयर इशू कर दिए विद कंसीडरेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता रहता है कि हम लोगों ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही न्यू शेयर इशू करने होते हैं, राइट शेयर। और ऐसा भी होता रहता है कि हम लोग बोनस शेयर इशू कर देते हैं, और बोनस शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो वो विद नो कंसीडरेशन होते हैं। उनके अगेंस्ट हमारे शेयर कैपिटल में बेसिकली नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज हो ही जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, तो वो रिटेन्ड अर्निंग से हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो हम लोगों ने किस तरह से फाइंड करने हैं। तो इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, the number of ordinary shares shall be weighted average number of ordinary shares outstanding during the period। तो इसके लिए कहता है कि weighted average ordinary shares can be calculated as। अब इनको आपने कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि आपने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है टाइम वेटिंग फैक्टर, कि अगर कोई 6 मंथ के लिए है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, कोई पूरे साल के लिए है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, कोई 3 मंथ के लिए है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। अगर किसी किस्म का कोई है तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी साथ में आएगा। तो इस तरह से आपने फाइंड करना होगा इसकी वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। अब आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब उसके रीजंस हमारे पास क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीजंस आ रही है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। तो इसकी वजह से हमारे न्यू शेयर का इशू करते हैं ना, तो हमारे शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और ये फुल मार्केट प्राइस के ऊपर हमारे पास जा रही है। उसके बाद कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसीडरेशन से क्या मुराद है, बोनस इशू किया है हम लोगों ने, बोनस इशू नो कंसीडरेशन होता है। नेक्स्ट शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट ये न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने शेयर्स को स्प्लिट कर देना है। वेयर मतलब मैं कहूं कि भाई जिसके पास एक शेयर है वो अपने आप को 10 शेयर्स का मालिक समझे। कैसे भाई, इससे पहले जब मैंने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किया था ना, मैंने 100 रुपीज का एक शेयर रखा था, 100 रुपीज का एक शेयर रखा था। अब मतलब मुझे जिसने 100 रुपए दिए उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, उसके पास एक नंबर ऑफ शेयर है। फ्यूचर में मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स की पार वैल्यू को 10 रुपीज कर दिया, 10 रुपए का एक शेयर। अब अगर जिसने शुरू में मुझसे शेयर लिए थे 100 रुपए का एक, अब मैं उसे कहूं कि यार तेरा शेयर 10 रुपए का हो गया, उसके लिए तो बहुत बड़ा धचका है, उसने तो मुझे 100 रुपए दिया मैं, तो मैं उसे कहूंगा भाई जिसके पास वो 100 रुपए वाला एक शेयर है ना, वो अपने आप उस एक शेयर को 10 शेयर कंसीडर करे ऑफ ₹10 ईच, तो उसके 100 रुपीज पूरे हो जाते हैं। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, ये शेयर स्प्लिट उस टाइम पर होता है जब हम अपने शेयर्स की पार वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब वो एक शेयर अब 10 शेयर के बराबर है, कैसा नहीं है। इसी तरह से इसी का बिल्कुल रिवर्सल हमारे पास मौजूद होता है, शेयर कंसोलिडेशन। मतलब मल्टीपल शेयर्स को इकट्ठा करके एक बना दो, मल्टीपल शेयर्स को इकट्ठा करके एक बना दो, शेयर कंसोलिडेशन। मैंने स्टार्ट में 10 रुपए का एक शेयर रखा हुआ था, तो एक पर्सन के पास उसने मुझे 100 रुपए दिए और उसने मुझसे 10 शेयर ले लिए। ये बात क्लियर हो गई। बाद में मैंने अपना एक शेयर 100 रुपए का कर दिया है,
अब जिसके बाद 10 शेयर है वो तो 1000 शेयर कैपिटल का मालिक बन गया। नहीं, मैं फिर उनसे ये कहूंगा कि भाई प्रीवियसली जिनके पास 10 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो अपने आप को 1 शेयर का मालिक समझें। तो मैंने शेयर्स को कम कर दिया। शेयर कैपिटल सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कम या ज्यादा होते रहते हैं ड्यू टू शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। ऑलराइट, ये बात क्लियर? अच्छा, इसको मजीद हम लोग डिटेल में जाके पढ़ेंगे, इससे रेलिवेंट हम लोगों ने एग्जांपल्स देखनी है और उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये तो अब नाम यहाँ पे यूज हो गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए शेयर स्प्लिट के लिए उन्होंने कहा where one share is divided into several shares of smaller denomination, where 2 or more shares are consolidated into one share or larger denomination। अब नेक्स्ट चलते हमारे पास आ जाता है राइट इशू। तो राइट इशू हमारे पास क्या होता रहता है? issuance of shares to exist with bonus element issue at below market price। अब ऊपर वाला क्या था? फुल मार्केट प्राइस। यहां पर भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे लेकिन बिलो मार्केट प्राइस के ऊपर। ऑलराइट, अब ये वो 5 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से हमारे डिनोमिनेटर में चेंज हो जाना है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर चेंज होते रहेंगे, उसकी वजह से एवरेज में फर्क पड़ता रहेगा और हम लोग उसकी एवरेज की कैलकुलेशंस को देखते रहेंगे। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, अब इन पांचों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। द वेटेड एवरेज ordinary shares are to be considered taking into account of the date any new shares are issued during the year. Since the shares issued during the year provided additional resources only for part of the year, therefore new share issued during the period are taken into account by applying a टाइम वेटिंग फैक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि भाई इनिशियली आपके पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, न्यू शेयर इंट्रोड्यूस हुए, न्यू शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू शेयर होल्डर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो उनके पास भी 10,000 ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं लेकिन वो मिड ऑफ द ईयर आए। क्या दोनों के लिए इक्वल डिविडेंड की अमाउंट होनी चाहिए? तो वेटिंग फैक्टर अप्लाई होगा आपके साथ 1 ईयर के लिए, उसके साथ 6 मंथ्स के लिए। तो वो कहता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई न्यू शेयर्स आप लोगों ने इश्यू कर दिए हैं तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है वेटिंग फैक्टर के साथ। ऑलराइट, और इसको समझने के लिए फिर एक एग्जांपल मौजूद है। तो उस एग्जांपल से ये सारी थ्योरी भी क्लियर हो जानी है हमारे पास। कहते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट फुल प्राइस देयर इज no adjustment required for previously held shares or shares held during comparative periods। क्या कि अगर आप लोग फुल प्राइस के ऊपर शेयर्स को इश्यू करते हैं तो फिर आप लोगों को किसी एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती। किस तरह से? कहते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2001 को हमारे पास 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे और 10 रुपए का एक शेयर था। 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ये शेयर कैपिटल नहीं है आपके पास, तो शेयर कैपिटल कितना होगा? 60 मिलियन। तो हमारे पास कह रहे हैं इन इशू ऑन 1 अप्रैल 2001 इट इशूज 1 मिलियन न्यू शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। तो इसके मुताबिक आपने न्यू शेयर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए लेकिन अप्रैल को। कहते हैं टोटल अर्निंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर इज ₹27 मिलियन। तो बेटा यहाँ पे टोटल अर्निंग से मुराद अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं। ऑलराइट, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स अर्निंग है ये हमारे पास। तो इसको अभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका फोकस किसके ऊपर चले जाना चाहिए? डिनोमिनेटर के ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। अब अगर आप लोग बजाहिर देखें न्यूमिनेटर 27 मिलियन आप लोगों ने लिख दिया, डिनोमिनेटर की बात करें तो इन एक्चुअल मेरे पास स्टार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे?
1 मिलियन न्यू इंट्रोड्यूस किया। क्लोजिंग पर अगर मैं चला जाऊं तो मेरे पास क्लोजिंग पे 7 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन मैंने 7 मिलियन नहीं लेना। वो जो 1 मिलियन है वो फॉर 9 मंथ्स है, और जो 6 मिलियन है वो फॉर 1 ईयर है। तो बेटा 6 मिलियन के ऊपर कोई टाइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। लेकिन जो आपके पास 1 मिलियन थे उनको मल्टीप्लाइड बाय 9/12 करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 750,000। तो आपके पास जो ऑन एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं वो 6750,000। तो 27 मिलियन डिवाइडेड बाय 6750,000, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर कितना हो जाना है? 4 रुपीज पर शेयर। ऑलराइट, एनी इशू? सबको क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर इसी से रेलेवेंट नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल। चलें इस एग्जांपल को जरा आप लोग कैलकुलेट करें, सॉल्व करें इस एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 7, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क कितना आया, ओपनिंग आपको बता दिया गया 9 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं एट द स्टार्ट। फिर 1 मई को हम लोगों ने 1.2 मिलियन न्यू शेयर्स इशू किए एट, ये बात आप लोगों ने जरूर देखनी है कि कौन सी अमाउंट पे गए, राइट शेयर इशू है, बोनस इशू है, या फुल मार्केट प्राइस है, शेयर स्प्लिट है या शेयर कंसोलिडेशन है। इसको अच्छे तरीके से देखना है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फुल मार्केट प्राइस को पढ़ रहे हैं। और फिर 1 अक्टूबर को 1.8 मिलियन न्यू शेयर इशू किए एट फुल मार्केट प्राइस। अब अगर आप लोग गौर से देखें ना तो हम लोगों ने 9 मिलियन ओपनिंग था, 3 मिलियन न्यू शेयर इशू किए, तो इन टोटल जो हमारे पास एंड पे देखा जाए तो 12 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास। लेकिन हम लोगों ने अपनी अर्निंग्स 336.9 मिलियन को 12 मिलियन से नहीं डिवाइड कर देना। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? 9 मिलियन तो एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब उसने क्या किया है, वो ना ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बोरिंग कॉस्ट में आप लोग करते थे ना कि आप अलग अलग से भी डील कर सकते हो और आप कंबाइन करके भी ले जा सकते हो, याद है आपको? तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है आप लोगों के पास कि आप अगर देखें तो उसने कहा कि भाई 9 मिलियन शेयर मेरे पास कब तक रहे? हमने कहा 1 मई तक। तो कितने अरसे के लिए रहे? 4 मंथ। तो 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4/12, तो उसने उसकी एवरेज फाइंड कर ली। ये देखें, ये सेकंड मेथड आपको मालूम होना चाहिए, और फिर बाद में हम लोग अक्सर इसी को ही यूज कर रहे होते हैं। तो जहां से आपके पास आ गए 3 मिलियन, क्लियर? फिर इसमें न्यू शेयर शामिल हुए 1.2 मिलियन, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 10.2 मिलियन। 10.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने अरसे के लिए रहे? 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक। तो 1 मई से 1 अक्टूबर तक हमारे पास कितने मंथ्स बन जाते हैं? 5 मंथ्स। तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12 हम लोगों ने किया, तो हम लोग पहुंच गए 4250। फिर न्यू शेयर इशू हो गए 1.8 मिलियन। ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई? 12 मिलियन। ये 12 मिलियन नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कब से? 1 अक्टूबर से कब तक? 31 दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर 3 मंथ। तो 3/12 हमने इसको किया, यहां से एवरेज आई 3 मिलियन की, तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बन गए 10.25 मिलियन। तो हम लोगों ने अपनी अर्निंग 36.9 मिलियन को डिवाइड किया 10.25 मिलियन, तो हमारे पास ईपीएस पर शेयर 3.6 रुपीज आ गया। ऑलराइट, सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? आप लोगों ने किस तरह से फाइंड किया था? इंडिविजुअल अमाउंट्स। इंडिविजुअल अमाउंट्स में देखें, आप लोगों ने स्टार्ट में अपने पास रखा 9 मिलियन, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1 मई से 31 दिसंबर पे आप लोग चले गए, तो आपके पास 8 मंथ्स आ गए। 8/12, तो यहां से आपको 0.8 मिलियन ये एवरेज मिली। फिर आप लोगों ने न्यू शेयर देखे 1.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 1 अक्टूबर से थे 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 4.5। तो जैसे ही आपने इनको आपस में 4.5 0.45 3 मंथ्स के लिए थे ना,
तो 0. तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई 10.25 मिलियन। तो आपके पास आंसर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो आप लोगों ने IS-23 बोरिंग कॉस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था कि वो जब जर्नल बोरिंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे तो पेमेंट्स को इंडिविजुअल लेकर जाएं या उनको कंबाइन लेके चलें तो बोरिंग कॉस्ट का रिजल्ट सेम आता था। जर्नल बोरिंग का जो इंटरेस्ट होता था वो सेम रिजल्ट, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हम लोग इश्यूएंस ऑफ शेयर करते हैं एट फुल मार्केट प्राइस तो हम लोगों ने वेटेड एवरेज किस तरह से फाइंड करनी है। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लोग न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं विदाउट एनी कंसीडरेशन, मतलब हम लोग बोनस इशू करने वाले हैं, तो यहां पर देखें इश्यूएंस ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसीडरेशन, बोनस इशू अगर हमारे पास हो तो हमने इसके साथ डीलिंग कैसे करनी है। अब इसी तरह से ये आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आते जाएंगे और तमाम चीजों के साथ डील करना भी आप लोग सीख लेंगे। अब बोनस इशू का आपको पता है कि हम लोगों ने बेसिकली डिविडेंड देना होता है, वो या तो हम लोग कैश की फॉर्म में दे दें फिर तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है डिविडेंड के तौर पर देने के लिए, तो हम लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू कर दिए हैं डिविडेंड के तौर पर। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनती थी, रिटेन्ड अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। ओके, अच्छा ये अगर बोनस डिविडेंड हो तब आप लोगों ने ये करना है। अब बोनस इशू क्या है कि डिविडेंड नहीं है लेकिन वैसे ही डिविडेंड के बगैर हम उनको ना इनाम के तौर पे कोई चीज देना चाह रही है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई तो हमने ना एक किस्म का जैसे इंसेंटिव दिए जाते हैं, कोई बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इनाम के तौर पे नवाजा जाता है। या तो ये था कि आप हर किसी की सैलरी में इस मंथ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये भी बोनस होता है कि आपने इस मतलब ईद का बोनस दे दिया, आपके पास कैश नहीं था बोनस के तौर पर देने के लिए, आप लोगों ने उनसे कहा, अपने एम्प्लॉय से कहा, एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है। अब ये डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर्स को देंगे, डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर्स को देंगे, और वो जब दिया जाता है ना वो हम लोग बेसिकली बोनस डिविडेंड दिया करते हैं, बोनस डिविडेंड दिया करते हैं। और जब बोनस इशू होता है ना ये बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए होता है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई होती है। अब वो हमारे शेयर होल्डर्स वैसे होते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उनको इनाम के तौर पर अपने एम्प्लॉयज से कहते हैं कि जनाब आपको 1,000 शेयर इशू कर देते हैं। अब उसके अगेंस्ट हम लोग उनसे पैसे नहीं ले रहे होते लेकिन अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यू शेयर इशू किए हैं। ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर इशू किए जाते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम ना हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, अच्छा अब इसकी स्टोरी सारी सुनते हैं। इन्होंने क्या लिखा, कहते हैं बोनस इशू ऑफ शेयर्स आल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप इशू, स्क्रिप डिविडेंड, स्पाइस डिविडेंड और कैपिटलाइजेशन इशू। अब ये सारे नाम याद रखने हैं आप लोगों ने, इनमें से ना अक्सर वो ऐसे नेम यूज कर लेता है एग्जाम्स में जिसके बारे में उसे पता होता है बच्चे ने एक आध मरतबा पढ़ा होगा और अब वो भूल चुका होगा। ओके, तो जब भी बात आ जाए हमारे पास इन चारों में से किसी भी एक नाम की, स्क्रिप इशू, स्क्रिप डिविडेंड, स्पाइस डिविडेंड या कैपिटलाइजेशन इशू, तो इससे मुराद हमेशा इशुएंस ऑफ शेयर्स विद नो कंसीडरेशन। ऑलराइट, ये हमारा बोनस इशू होता है। अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इज एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग फॉर नो कंसीडरेशन। अब क्या है इधर, द न्यू शेयर्स आर इशूड बाय कन्वर्टिंग इक्विटी रिजर्व्स। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, देखो या तो शेयर प्रीमियम को डेबिट करोगे या वो कहां पे मौजूद है, इक्विटी में मौजूद है, यहां से निकल के कहां जाते हैं, शेयर कैपिटल। अब इक्विटी में ही मतलब एक ही घर के अंदर एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, क्या इक्विटी के बैलेंस में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो टोटल इक्विटी का बैलेंस होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है।
हाँ, ये अलग बात है, शेयर प्रीमियम चेंज होगा, रिटेन अर्निंग्स चेंज होंगी, शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगा, लेकिन नेट इंपैक्ट बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम लोगों ने फुल प्राइस के ऊपर न्यू शेयर इशू किए थे, तब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में वहां से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और दूसरी साइड से हमारा एसेट, हमारा कैश इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा इक्विटी का बैलेंस चेंज होता है। क्लियर है? तो ये इक्विटी के अंदर मूवमेंट्स हैं जस्ट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब क्या कहते हैं, कन्वर्टिंग इक्विटी रिजर्व मतलब शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब आपको ये बात समझ आ चुकी है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है। तो कहते हैं आपसे कि एज नो कैश इज रेज्ड फ्रॉम बोनस इशू, द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी रिमेन्स, ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर मतलब उनको इशू करने से पहले जितना मेरे पास कैश का बैलेंस था, इशुएंस के बाद भी मेरे पास कैश का बैलेंस उतने का उतना ही है। अब क्या हुआ, thus the bonus issue does not contribute to any entity's ability to earn additional earnings। क्या बात समझ आई इससे? एक किस्म का ना कंपनी पर बोझ बढ़ गया है। कैसे कि अगर मैं न्यू शेयर इशू करता एट फुल मार्केट प्राइस, मेरे पास पैसा आता, अब वहां से अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हुए और मुझे पता है मैंने उनको डिविडेंड देना है, तो ये मुझ पे बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा आ चुका है, वो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, उससे प्रॉफिट आएगा, वहीं से उठा के उनको भी दे दूंगा। ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो बोनस इशू किया है, पैसा तो मेरा वैसे ही का वैसे ही, मतलब मेरी इनकम मैं पहले भी 100 रुपए कमाता था, आज भी मैं 100 रुपए ही कमा रहा हूं सेम रिसोर्सेज के साथ। लेकिन पहले मैं 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था, आज मैं 12 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ऑर्डिनरी शेयर इंक्रीज हो गए हैं, मेरे पास पैसा तो आया ही नहीं है, तो मेरी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वजह से वो आपसे कहता है कि ये जो बोनस इशू होता है ना, ये आपकी अर्निंग्स के ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए उसने कहा डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी एंटिटीज एबिलिटी टू अर्न एडिशनल अर्निंग्स, एडिशनल प्रॉफिट्स। ऑलराइट, फिर बात आती है हाउएवर एज द नंबर ऑफ शेयर्स इज इट रिड्यूसेस पर शेयर अर्निंग। अब देखो यार, 100 रुपए 10 लोगों में बांटू तो 10-10 रुपए दूंगा, अगर वही 100 रुपए मैं सपोज के 20 लोगों में बांटू तो फिर 5-5 रुपए दूंगा। तो हर बंदे का शेयर कम हो जाता है, हर शेयर होल्डर की अर्निंग्स कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे समझो जैसे आप खुद शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी रन कर रही हैं। फिर मेरे पास ना पहले था 1000 रुपया, उस 1000 रुपए से ना मैं 100 रुपए कमा के देता था कंपनी को, मैं मैनेजमेंट। आप हैं मेरे शेयर होल्डर्स, आप टोटल थे 10। ऑलराइट, तो मैं आपको 10-10 रुपए तकसीम कर देता था, मेरा ईपीएस 10-10 रुपए था। फिर क्या हुआ, आपने ना मुझसे बोनस शेयर्स ले लिए, आपने मुझसे बोनस शेयर्स ले लिए। अब क्या हुआ, आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग ज्यादा हो गई आप लोगों के पास। अच्छा, मैंने अपनी परफॉर्मेंस सेम दी, मेरे पास वही 1000 रुपया है, मैंने दोबारा से वही 100 रुपया अर्न करके दिए, लेकिन जहां पहले आप लोगों के पास सपोज के 10 नंबर ऑफ शेयर थे, वहां पे आप 12-12 मौजूद हो गई हैं, ऑटोमेटिकली ईपीएस कम नहीं हो जाएगा? अब अगर आप ईपीएस को देकर मुझसे कहें कि भाई क्या हो गया आपकी परफॉर्मेंस को, तो क्या कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस में कोई डिक्लाइन किया? नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस तो वैसी की वैसी है। तो ये ईपीएस के अंदर डिक्लाइन आपको क्यों शो हो रहा है? ड्यू टू बोनस इशू। ऐसे ही है ना भाई, मेरी परफॉर्मेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मेरी तो परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है, सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स के इंक्रीज होने की वजह से। अब क्या करना है हमने इसके साथ, कहता है कंपेयर टू व्हेन बोनस शेयर्स आर नॉट इशूड, दिस माइट क्रिएट अ misleading impression as if the performance of the business has worsened, which might not be
आई होप ये थ्योरी अब समझ आ गई आप लोगों को, ऐसे ही है ना। तो अब इस ऐसी सिचुएशन के साथ हम लोगों ने किस तरह से डील करना है, तो कहता है टू अवॉइड सच मिसलीडिंग इंप्रेशंस एंड टू मेक ईपीएस करेक्टली कंपेरेबल। तो हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं बोनस इशू ऑफ शेयर्स आर treated as if they have always been in, इसको आप लोगों ने ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये हमारे पास स्टार्ट से ही मौजूद है। ऑल राइट, क्या बोनस इशू ऑफ शेयर्स आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव ऑलवेज बीन इन इशू इन ऑल प्रीवियस ईयर्स एज वेल, मतलब पिछले साल के साथ भी आपने वैसा ही ट्रीट करना है। अब देखो पिछले साल का मैंने ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ था 10 के हिसाब से, इस साल मेरे पास आ गया बोनस इशू के बाद सपोज के 15, तो मैं अब तो नंबर ऑफ शेयर्स 15 लूंगा ना, ईपीएस कम हो जाएगा। आप कंपेयर करने के लिए जाओगे 10 वाले के साथ, तो मैं आपको 10 वाला पहले ठीक करके दूंगा। मैं आपसे कहूंगा भाई रुक जाओ वो आप 10 के हिसाब से ना देखो, इस बोनस इशू को उसके साथ शामिल करो और फिर देखो मेरी परफॉर्मेंस क्या है। कि अगर पिछले साल भी मैं तुम्हें 15 के हिसाब से ही देता तो फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। ऑल राइट, तो वो आपसे ये कह रहा है कि भाई दोबारा से देखो इसकी बात, कहता है टू मेक ईपीएस करेक्टली कंपेरेबल। तो देखो यार कंपैरिजन कैसे करोगे, आप एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, मतलब आप परसेंटेज के ऊपर ना आ जाओ, वैसे ही देखो कि भाई मैंने ना 20 मार्क्स का एक टेस्ट था और उसमें मेरे 18 नंबर आते हैं। ऑल राइट, अच्छा अगली मर्तबा मेरा 40 नंबर का एक टेस्ट हुआ और उसमें मेरे 30 नंबर आते हैं। आप क्या कहोगे, 30 वाला बेहतर है 18 वाला? यही काम आपने इसके साथ करना है भाई। कंपैरिजन 40 वाले का मुकाबला 20 वाले के साथ नहीं हो सकता, या तो 20 वाले को भी 40 करो तो फिर 36 बनते हैं, या फिर 40 वाले को 20 करो तो फिर देखो कितना बनता है, 15 बनते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो। ऑल राइट, तो आपने यही कुछ करना है बोनस इशू के साथ। जब बोनस इशू हो जाए तो आप लोगों ने एक तो इसको ऐसे डील करना है जैसे ये इनिशियली आपके साथ मौजूद थे, और ईपीएस को करेक्टली कंपेरेबल बनाने के लिए फिर आपको प्रीवियस ईयर के ईपीएस को ठीक करना पड़ेगा। ऑल राइट, अच्छा फिर क्या कहता है, दिस इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग एन एडजस्टमेंट फैक्टर। अब आपने एक एडजस्टमेंट फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई करना है, और वो किस तरह से होगा, टू ऑर्डिनरी शेयर्स already in issue when calculating weighted average number of shares outstanding। अब उसने आपको बताया है कि आपके पास भाई एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आना है। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद है, जब उसने वेटेड एवरेज नंबर कहा था तो उसने आपसे कहा था कि टाइम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टिंग फैक्टर, लेकिन साथ में लिखा हुआ था इफ एनी। ये एडजस्टिंग फैक्टर उस टाइम नहीं होता जब फुल मार्केट प्राइस के ऊपर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हो, ये उस टाइम होता है जब बोनस इशू हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एडजस्टिंग फैक्टर क्या अप्लाई करना है, आपको पता है ये विद नो कंसीडरेशन होता है, इसके अगेंस्ट किसी किस्म के कोई पैसे नहीं आए हुए होते। तो हम लोगों ने क्या एडजस्टिंग फैक्टर देखना है, हमने देखना है नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर द बोनस इशू। बोनस इशू कर लेने के बाद कंपनी के पास टोटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग कितनी है, राइट, एंड डिवाइड कर देना है इसको नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर द बोनस इशू, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, तो आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। इस फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है उसको, ओके, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। अब कहता है ईपीएस ऑफ कंपैरेटिव पीरियड इज, ये दो जी, करंट ईयर तो ठीक होगा ही इस तरह, लेकिन प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करो, और इसके लिए आपके पास क्या है, बाय आइदर, मतलब इन दोनों में से कोई एक काम करो। क्या कहते हैं, अप्लाइंग एडजस्टमेंट फैक्टर टू नंबर ऑफ शेयर इन इशू इन, कहते हैं प्रीवियस ईयर के जो आप लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे ना, उनके साथ एडजस्टिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके
तब आप लोग कैलकुलेट कर लो, या फिर अप्लाइंग रिवर्स एडजस्टमेंट फैक्टर टू द रिपोर्टेड ईपीएस इन कंपैरेटिव पीरियड, या फिर जब कंपैरेटिव पीरियड का आपको ईपीएस गिवन हो उसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन अप्लाई कर दो। दोनों में से कोई सा एक काम करो, हम अभी दोनों काम करके दिखाते हैं, दोनों का इम्पैक्ट बिल्कुल सेम आना है। आप दोनों में से कोई सा एक वर्किंग करके उसे बताते हैं। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इशुएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसीडरेशन हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। एग्जांपल नंबर 8 को सिर्फ गौर से पढ़ना है तुम लोगों ने। एग्जांपल नंबर 8, Pink Limited has 31st December financial year end. On 1st January 2004, it has 4 million shares in issue. There were no shares issued in year 2004. मतलब इसके अलावा हम लोगों ने 2004 में कोई और न्यू शेयर इशू नहीं किए। ऑन 1st जुलाई 2005 अगले साल हम लोग गए और अगले साल के मिड पर, अब हम देखें ना, हमारा 31 दिसंबर को ईयर 4 तो एंड हो गया और ईयर 4 के स्टार्ट में उसने नंबर ऑफ शेयर्स बताए थे और फिर उसने कहा पूरे साल कोई नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने इशू नहीं किए। फिर जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में गए ना, तो नेक्स्ट ईयर के भी स्टार्ट में नहीं, मिड में जाकर हम लोगों ने जाकर इट मेड अ 1 for 4 बोनस इशू। 1 for 4 बोनस इशू मींस 1 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने बोनस इशू के तौर पे कर दिया। 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1 मिलियन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन हो चुकी हैं। 4 मिलियन पहले से थे, 1 मिलियन का बोनस इशू आ गया। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 2004। अब हालांकि ये हमसे खुद भी कैलकुलेट करवा सकता था कि हमें अर्निंग्स बता देता तो हम लोग जाके 2004 का ईपीएस फाइंड कर देते। तो इसने हमें कह दिया कि भाई मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया कि उसकी अर्निंग्स कितनी थी, 20 मिलियन। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, तो 2004 का ईपीएस हमारे पास कितना आ गया, जबकि 2005 की अर्निंग्स कितनी है हमारे पास, 24। अब बजाहिर देखा जाए तो 2004 के अंदर मेरी अर्निंग्स कितनी थी, 2005 में कितनी है? बजाहिर देखा जाए ना तो परफॉर्मेंस में इंक्रीज है, हम लोगों ने ज्यादा मेहनत की है। लेकिन जब हम ईपीएस फाइंड करेंगे तो वो कुछ और रिजल्ट्स बताएगा। वो कहेगा जैसे डिक्लाइन चल रहा है। कैसे? अब जब हम लोग इसके ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, 2005 के ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये देखें, उसने आपसे कहा था कि भाई बोनस इशू को ऐसे ट्रीट करना जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग है। कैसा नहीं था? बोनस इशू को ऐसे ट्रीट करना जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग है। फ्रॉम द बिगिनिंग 4 मिलियन था, ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन आ गया। 1 मिलियन के ऊपर 6/12 करने की जरूरत नहीं है, 1 मिलियन एज इट इज ऐड कर दो, 5 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब ये बात थ्योरी में लिखी हुई थी कि आपने बोनस इशू को ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये फ्रॉम द बिगिनिंग आपके साथ है। तो बेटा जब फ्रॉम द बिगिनिंग है तो क्या टाइम फैक्टर लगाऊं उसके ऊपर? जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने बन जाएंगे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी 5 मिलियन, तो 24 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास ईपीएस कितना आ गया। और जब मैं लोगों से ये कहूंगा कि भाई मेरे 2004 का ईपीएस 5 रुपीज और 2005 का ईपीएस 4.8 है, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो उन्हें क्या पता कि यार ये ड्यू टू बोनस इशू है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि जब हम लोग करंट ईयर बता रहे होते हैं ना, तो करंट ईयर के साथ कंपैरेटिव ईयर्स बताते हैं। लेकिन अब मैं कंपैरेटिव ईयर्स बताने के लिए उधर जाकर 5 नहीं लिखूंगा, मैं 5 को रीस्टेट करूंगा, 5 को एडजस्ट करूंगा। अब 5 को एडजस्ट हम लोगों ने कैसे करना है? तो उसने ना आपको 2 मेथड्स बता दिए थे। पहला मेथड आपके पास क्या था? उसी का एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर बोनस इशू करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिलियन, बोनस इशू करने से पहले नंबर ऑफ शेयर्स
4 मिलियन। तो एडजस्टिंग फैक्टर मेरे पास कितना आ गया है 5/4 1.25। अब हम लोगों ने क्या करना है ये देखें, ये रीस्टेट करने जा रही हैं। तो रीस्टेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड था कि आप लोगों ने 20 मिलियन डिवाइडेड बाय मतलब अर्निंग्स ली, नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट किया। अब उसकी बात को जरा गौर से जाके देखना, एक मिनट यहां पे देखो क्या कह रहा है, रिवर्स एडजस्टिंग फैक्टर। रिवर्स एडजस्टिंग फैक्टर, एडजस्टिंग फैक्टर कितना है 5/4, 5/4, तो उसका रिवर्स 4/5, इसको आपने अप्लाई कर देना है। अब देखें ये ईपीएस के ऊपर, तो आपके पास रीस्टेटेड ईपीएस आ जाए, राइट। और मेथड सेकंड कहता है अप्लाई एडजस्टिंग फैक्टर। अब यहां पर एडजस्ट वो नहीं है, रिवर्स नहीं है, तो एडजस्टिंग फैक्टर क्या था, तो 5/4 ही अप्लाई करना, किस पर, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इन। तो कंपैरेटिव पीरियड में पहले मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखे हुए थे ये देखें 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5/4, तो देखो कितना बन जाएगा 5 मिलियन। ऐसा नहीं है, तो जब 20 डिवाइडेड बाय 5 किया तब मेरे पास ईपीएस की वैल्यू क्या आ गई 2004 की रीस्टेटेड 4 पर शेयर। तो अब मैं 2004 के लिए बताऊंगा ना कि 4 रुपीज पर शेयर, और 2005 के लिए बताऊंगा 4.8 रुपीज पर शेयर, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। ऑलराइट, अब बाजार वो प्रॉफिट ज्यादा थे हमारे पास, लेकिन ईपीएस 4.8 आने की वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा था। इस नेगेटिव इंप्रेशन को दूर करने के लिए कंपैरेटिव ईयर्स को जाके ठीक करो। तो कंपैरेटिव ईयर से भी कहो कि ये लो तुम अपने बोनस ईयर तुम भी रखो जैसे मैंने रखे हैं। तो यार मुझे ना सिंपल सी बात समझ आती है कि भाई जो आपके पास उधर नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, उनमें जाके वही बोनस इशू जो इस साल आया है वो भी जाके ऐड कर। 4 मिलियन पहले था, 1 मिलियन इधर हम लोगों ने न्यू इशू किया, उसको 5 मिलियन कर दो, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा, अब इसी से रेलेवेंट एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 9। शाबाश, इसको अब जरा ट्राई करो आप लोग। एग्जांपल नंबर 9, calculate EPS for the year 31st December 2002 and comparative EPS figure for 2001। अब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आपसे कहते हैं 31st दिसंबर ईयर एंड है हमारा, एंड हैड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1st जनवरी 2002। अब ऑन 31st March 2002 it issued 500 ordinary shares at full market price। और फिर क्या कहता है, कहते हैं 1st जुलाई सेम ईयर, ये 31st मार्च था, यहाँ 1st जुलाई कहते हैं RL मेड अ 1/2 बोनस इशू। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो बोनस इशू हम लोगों ने किया होगा ये 2 मिलियन के ऊपर किया होगा, जब बोनस इशू से पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनके ऊपर किया होगा। तो मतलब हम लोगों ने 2.5 मिलियन के ऊपर बोनस इशू अप्लाई किया होगा। 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1,250,000, इतने बोनस इशू कर दिए। तो एट द एंड मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे 3,750,000। ऑलराइट, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा फिर सुनिए, कहते हैं ईयर 1 के अंदर जो आपका ईपीएस है ना वो 30 पर शेयर है, जबकि ईयर 2 में जो टोटल अर्निंग्स आपके पास आ रही हैं 85,500,000 की हैं। डन। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एडजस्टिंग फैक्टर, एडजस्टिंग फैक्टर कैसे फाइंड कर रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, कैसे आ रहा है ये 3 डिवाइडेड बाय 2? 2 मिलियन पहले था, देखो यहां पर हम लोगों ने लिखना है ऑर्डिनरी शेयर्स
आफ्टर बोनस इशू। तो ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर बोनस इशू मेरे पास 2 मिलियन प्लस 500,000, ओके, और प्लस इनका हाफ 1/2, तो 3,750,000। जब इसको डिवाइड करूंगा बिफोर बोनस इशू, तो बिफोर बोनस इशू तो 2.5 मिलियन है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/2। सिंपलीफाई करूंगा 3/2 एडजस्टिंग फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। ये बात क्लियर? अच्छा फिर सुनो, अब उसने बेसिक ईपीएस फाइंड करके दिया। यार ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे पास बोनस इशू करने से पहले ऑर्डिनरी शेयर्स, ये देखो 2 मिलियन प्लस 0.5 मिलियन, ये जो हम लोगों ने फुल मार्केट प्राइस के ऊपर लेके गए थे, तो मेरे पास ये कितने आ गए 2.5 मिलियन। ये हैं बिफोर इशुएंस ऑफ बोनस इशू। ओके, अब बोनस इशू जो किया इनका हाफ, ये 1/2, इनका हाफ, ये कितना हम लोगों ने कर दिया 1.25। तो आफ्टर का रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास? तो जब मैंने एडजस्टिंग फैक्टर फाइंड करना है तो आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, तो ये कैलकुलेटर को बताओ, तो उसने आपको आंसर करना है 3/2। ऑलराइट, अब ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? चलिए मार्केट पे जी बेटा, इसको वो वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब बोनस इशू, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जब बोनस इशू कर रहे होते हैं, क्या हम लोग ये देखते हैं कि न्यू शेयर हम लोगों ने इशू कब किए हुए हैं? बोनस इशू के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो बोनस इशू तो उसके मुताबिक आएगा ना, तो एडजस्टिंग फैक्टर भी इसी तरह से आएगा। इसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो 500,000 शेयर्स मैंने कब इशू किए थे, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर वेटेड एवरेज फाइंड करनी होगी, वो हम लोग तब जाके देखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब हमें पता चल गया कि यार 2 मिलियन पहले थे, 500 नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आए 31 मार्च को, और 1.25 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आए 1 जुलाई को। ऐसे ही है ना? लेकिन दोनों में फर्क है। जो 31 मार्च को आए वो मेरे पास फुल मार्केट प्राइस पर है, जबकि जो मेरे पास आए 1 जुलाई को वो नो कंसीडरेशन बोनस इशू। और नो कंसीडरेशन वाले के लिए हमने क्या पढ़ा था कि आपने ये नहीं देखना कि हमने कब इशू किया है, वो ऐसे कंसीडर करना जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे ही था ना? अच्छा, अब चले हम लोग इधर इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो देखें, इसने बिल्कुल ऐसे ही किया, इसने अपने वाली कैलकुलेशंस की। इसने कहा भाई स्टार्ट में 2 मिलियन था 31 मार्च तक, तो 3 माह के लिए 2 मिलियन रहा। इन्हें 3 मंथ्स के लिए ही एडजस्टिंग फैक्टर अपने पास लेकर आया, ये जो ऊपर एडजस्टिंग फैक्टर आ रहा है 750,000, यहां से इसके पास एवरेज आ गई। उसके बाद कहते हैं इशू एट फुल प्राइस, 31 मार्च को 500 शेयर हमारे पास मजीद आ गए, इनको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल हमारे पास बन गए 2.5 मिलियन। इनके ऊपर टाइम 31 मार्च से 1 जुलाई तक, तो ये 3 मंथ्स के लिए हमारे पास आ गए। इनको भी मल्टीप्लाई किया एडजस्टिंग फैक्टर के साथ। देखो आप लोगों ने पढ़ा था वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टिंग फैक्टर इफ एनी। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो एडजस्टिंग फैक्टर है, तो वो एडजस्टिंग फैक्टर साथ में आ जाएगा। तो आपके पास जी एवरेज बन गई इधर। अब जब आप लोगों ने इसके साथ बोनस इशू किया तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास 37। ये कितने अरसे के लिए रहे, लेकिन इसके साथ एडजस्टिंग फैक्टर ना अप्लाई कर। ओके, अब इसके साथ एडजस्टिंग फैक्टर अप्लाई ना करने के रीजन कि इसको भाई फुल टाइम के लिए लेके चलना है हम लोगों। तो जब फुल टाइम के लिए लेकर गए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने बन गए ऑन एवरेज 3562 500। तो जब आप लोगों के पास इस तरह की मल्टीपल सिचुएशंस आ जाए ना,
तो आप लोगों ने एक तो टाइम को तो साथ में लेना ही है कि कितने अरसे के लिए मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स रहे, लेकिन साथ में आपने उनके एडजस्टिंग फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जिसकी वजह से एडजस्टिंग फैक्टर आया उसको मल्टीप्लाई ना करना। बोनस इशू की वजह से एडजस्टिंग फैक्टर आया है ना, तो जब बोनस इशू शामिल हो जाए ना, तब आप लोगों ने टाइम तो देख लेना है, लेकिन एडजस्टिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये आपके पास एवरेज बन जाती है 356 to 500। जब अर्निंग के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास ये कितने वैल्यू आ गई, 24 पर शेयर। जबकि इससे पहले अगर आप लोग देखें प्रीवियस ईयर के लिए हमारे पास ईपीएस कितना था, 30। अब इसको रीस्टेट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल ऑफ एडजस्टिंग फैक्टर। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का ईपीएस क्या बन जाएगा, 30 पर शेयर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर स्प्लिट एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।